हेलो बच्चों, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम अब बहुत नज़दीक आ गया है और अब आप लोगों को डर भी लग रहा होगा कि एग्जाम में क्या होगा। तो डरना नहीं है। जैसे आप मेहनत करते हुए आए हैं वैसे ही मेहनत करते रहिए। रिजल्ट निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा होगा। आज के वीडियो में जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर जो 2025 का रिलीज किया है उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। 70 ऑब्जेक्टिव है, इसमें इंपॉर्टेंट है और प्रोबेबिलिटी है कि ये एग्जाम में आएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल फॉर मेटिंग। इसमें से कौन है जो मेटिंग के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें मेटिंग के सिंबल को जो रिप्रेजेंट करता है वो है आपका डी। ये यहां पर जो आपका डी नंबर का ऑप्शन है वो मेटिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। तो ये सबसे पहले आपका ये पहला नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चंस की ओर चलेंगे और दूसरे नंबर क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लोगों को जो देखना है वो है आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। तो पहला है आपका डाउन सिंड्रोम। मालूम है कि ट्राइसोमी हो जाता है कि नहीं, तो ये आपका डाउन सिंड्रोम है। दूसरा है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर आपका बढ़ जा रहा है। टर्नर सिंड्रोम भी आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। और लास्ट में जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है ये आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा सेकंड का वो डी होगा और वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया। जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। कहीं पर किसी को कोई दिक्कत होगा तो उसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चल रहे हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस पे और देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल हिट्रोगैमिटी इज प्रेजेंट। सेक्स डिटर्मिनेशन आप लोग पढ़े होइएगा, इसमें मेल हिट्रोगैमिटी देखते हैं, ठीक है कि नहीं, और फीमेल हिट्रोगैमिटी भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें कौन है जो फीमेल हिट्रोगैमिटी, तो ह्यूमन, बी ऑप्शन बर्ड्स, सी में हनी बी और डी में कैट। तो जो इसमें आंसर होगा वो बर्ड्स होगा। बर्ड्स में आपको मालूम है ना कि किस तरह का जेड और जेड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन था, है कि नहीं। तो बर्ड्स में जो पाया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन उसमें फीमेल हिट्रोगैमिटी होता है। तो थर्ड का आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव। देखिए क्वेश्चंस जो है कैसे एकदम इजी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको भी एकदम घबराना नहीं है, एग्जाम में पेशेंस रख करके क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना। तो चलिए इसमें सबसे पहले कह रहा है द ट्रीट विच इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगस प्लांट्स इज नोन एज। ट्रीट जो हेटेरोजाइगस प्लांट्स में एक्सप्रेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है डोमिनेंट, सेकेंड ऑप्शन है रेसेसिव, सी में कह रहा है कोडोमिनेंट और डी में कह रहा है पार्शियली डोमिनेंट। तो यहां पर जो आंसर होगा जो एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को वो डोमिनेंट ट्रेट होता है, ठीक है ना। तो फोर्थ का जो आंसर जाएगा वो आपका ए आंसर इज, जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो 4 का ए करेक्ट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे के पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। यहां पर हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चंस पे पहुंच चुके हैं और यहां पे कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप आर देयर फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप। जीनोटाइप बोल रहा है, जीनोटाइप, ठीक है ना। तो जीनोटाइप ए के लिए 2 होता है, IA और IA ठीक है ना। बी के लिए भी 2 होता है, IB और IBIO, ठीक है ना। AB के लिए 1 होता है, IA और IB, और O के लिए भी 1 होता है। तो जीनोटाइप इसमें कितना होगा, 6 जीनोटाइप इज द करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन सी जो 5 का सी ऑप्शन है मेरे बच्चों वो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग अब देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग आ चुके हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड रिकॉम्बिनेशन मैप। रिकॉम्बिनेशन मैप जो साइंटिस्ट बनाया है वो कौन है? पहला है मेंडल, बी ऑप्शन है स्टूडवेंट, सी है सटन एंड बोफरी एंड डी है मॉर्गन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका स्टूडवेंट। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो 6 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है आपका बी स्टूडवेंट। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। यहां पर स्टूडवेंट इज द करेक्ट आंसर। तो 6 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको घबराना नहीं है। जैसे आप पढ़ते हुए अभी तक आए हैं वैसे ही बस कंटिन्यूटी के साथ घर पर भी पढ़ते रहिए, घबराइए मत। हम आपके साथ पहले भी थे, हम आपके साथ अभी भी हैं, ठीक है ना? तो विच लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वेयर प्रोपाउंडेड ऑन बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड, ठीक है ना? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कौन सा लॉ मेंडल दिया है? तो देखिए मेंडल का 3 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो 2 लॉ जो है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो मेंडल दिया है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर दिया है। तो ऑप्शन है ओनली 1 नहीं, बी में है ओनली 2 नहीं, 2 लॉ है ओनली 1 एंड 2। तो यहां पर 1 एंड 2 दोनों मेंडल निकाला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। और तीसरा जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो मेंडल बताया है डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7 का सी, फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए मेरे बच्चों अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं 8 नंबर के क्वेश्चंस पर, और 8 नंबर के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। कह रहा है विच पेंटोज सुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में कौन सा पेंटोज सुगर प्रेजेंट है? नाम से ही आपको मालूम है कि नहीं? आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें सुगर कौन सा है? राइबोज। तो 8 का जो आंसर होगा वो ए है आपका करेक्ट आंसर, राइबोज। तो डीएनए में कौन प्रेजेंट होता है? डीऑक्सीराइबोज, ठीक है ना? तो चलिए इसको हम लोग देख चुके हैं। आगे की ओर हम लोग मूव करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चंस क्या कह रहा है हम लोगों को ये देखना। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन देयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिस्टेंस मेंटेन्ड बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। वो जो आप देखते हैं ना डीएनए के स्ट्रक्चर्स को, तो ये इक्वल डिस्टेंसेस मेंटेन है वो दोनों हेलिक्स के बीच में। तो उसका क्या रीजन है? कह रहा है बैकबोन ऑफ ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फॉस्फेट सुगर। दूसरा कह रहा है बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। सी कह रहा है the base in the 2 strands are paired through hydrogen bond forming base pair। और डी ऑप्शन कह रहा है in DNA purine comes opposite to pyrimidine। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। द बेसिस इन द 2 strands are paired through हाइड्रोजन बॉन्ड, और सी मेरे बच्चों इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना? आगे की ओर हम लोग मूव करेंगे। 9 नंबर को हम लोग देख चुके हैं, आगे हम लोगों को देखना है, और 10 नंबर के क्वेश्चंस पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहां पर हम लोग देखेंगे अब 10 नंबर के क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। स्टेबिलिटी का इसमें से कौन है जो डीएनए के स्टेबिलिटी का रीजन नहीं है? तो इसमें कह रहा है बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। बी में कह रहा है रिपेयर इज पॉसिबल इन डीएनए। सी में कह रहा है इन डीएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द पेंटोज सुगर। हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो इसमें रिमूव हो जाता है, ठीक है ना, सेकेंड पोजीशन पर। तो है ना इन डीएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज हैज 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द पेंटोज सुगर। ये गलत स्टेटमेंट। अरे 2 वाले पोजीशन पे से तो OH को हम हटा ही दिए हैं ना, तो इसलिए तो हम इसको डीऑक्सी बोलते हैं। तो ये इसका आंसर होगा, ये रीजन नहीं है इसके स्टेबिलिटी का। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? चलिए
10 नंबर के क्वेश्चंस को हम लोग देखे हैं और आगे की ओर हम लोग मूव करेंगे और आगे के क्वेश्चंस को मेरे बच्चों हम लोग देखेंगे। आगे के क्वेश्चंस में 11 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं और 11 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपका इवोल्यूशंस के चैप्टर से क्या कह रहा है। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू अदर जियोग्राफिकल एरियाज इज नोन एज, क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं एडप्टिव रेडिएशन। एक पॉइंट से, है ना, इस तरह से रेडिएट कर गया। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? इसका आंसर जो है वो एडप्टिव रेडिएशन इज द करेक्ट आंसर। 11 का जो आंसर है वो है आपका एडप्टिव रेडिएशन। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट आ ही नहीं रहा है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे। कह रहा है, देखिए यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें से कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर के फॉल्स है, ये हम लोगों को देखना। क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू ओपरोन एंड हेल्डेन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। स्टेटमेंट तो सही है। फ्री ऑक्सीजन वाज नॉट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये भी सही है। कह रहा है, इट इज सपोज्ड दैट द अर्थ वाज फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। चलिए, तो अब हम लोग डी की ओर पहुंचते हैं। डी में क्या कह रहा है? इन हिज एक्सपेरिमेंट मिलर यूज ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया। यहीं पर गलत हो गया, ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑक्सीजन तो मिलर अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया ही नहीं है कि नहीं? क्या क्या था? हाइड्रोजन था, H2O था, मीथेन था, है कि नहीं, एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो O2 तो है ही नहीं यहाँ पर। मीथेन था, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक है, अमोनिया है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन तो नहीं था। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन हो गया इसका? डी। डी जो है वो आपका क्या है यहाँ पर? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसको याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। तो आगे जो हम लोगों को अब क्वेश्चंस देखना है उसकी ओर हम लोग मूव करेंगे और इसको देखेंगे। क्या कह रहा है? हम लोग 13 नंबर के क्वेश्चंस पर आ चुके हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, साइंटिस्ट से रिलेटेड है। कह रहा है, द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय हु अमॉन्ग द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है अलग जेफरे, बी है लालजी सिंह, वॉटसन एंड क्रिक, और डी सिर्फ क्रिक। तो कौन किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? एलेक जेफरीज। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी हम लोग एलेक जेफरीज को बोलते हैं। तो इसका जो 13 का आंसर जाएगा वो ए मेरे बच्चों करेक्ट आंसर है कि नहीं? इजी इजी क्वेश्चंस आ रहा है, आप देख ही रहे होइएगा। जितना हम पढ़ाए थे मैक्सिमम सारा का सारा क्वेश्चंस लगभग उससे आ ही रहा है कि नहीं? तो घबराना नहीं है, आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत जैसे कर रहे हैं वैसे करते चलिए। वही क्वेश्चन रिपीट है, द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय हु अमॉन्ग द फॉलोइंग। एलेक जेफरे इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, हम लोग अब आगे की ओर मूव करेंगे और आगे के क्वेश्चंस को हम लोगों को देखना है। 15 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। 15 नंबर में कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कंफर्म्ड पेनिसिलिन एज अ पावरफुल एंड इफेक्टिव एंटीबायोटिक। ठीक है ना? तो कौन किया था? अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वैक्समैन और बेव्स। तो इसका आंसर होगा अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। ठीक है ना? करेक्ट आंसर इसका ए होगा 15 का। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और वो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग देखेंगे। 16 नंबर की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। 16 में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड। इसमें से कौन है जो सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। एसिटोबैक्टर एसिटी पहला है, तो ये तो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड करता है। लैक्टोबैसिलस जो है वो लैक्टिक एसिड करता है। और सेक्रोमाइसिस सेरिविसियाई का यूज हम लोग एल्कोहल फॉर्मेशन में करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो जाएगा इसका वो एस्परजिलस नाइजर जाएगा। ठीक है ना? सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कौन कर रहा है? एस्परजिलस नाइजर। आगे की ओर हम लोग मूव करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे
और आगे के क्वेश्चंस में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है ना, इसमें से कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में। तो पहले कह रहा है इट इज यूज एज क्लॉट बस्टर, ये स्टेटमेंट सही है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज हम लोग क्लॉट बस्टर के रूप में करते हैं। बी कह रहा है इट फंक्शन एज इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनोसप्रेसेंट ये नहीं है, साइक्लोस्पोरिन ए है। ठीक है ना, तो यहीं पर आ गया कि इसमें से जो स्ट्रेप्टोकाइनोज को लेकर के इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बी है ना, इट फंक्शन एज इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनोसप्रेसेंट्स के रूप में ये फंक्शन नहीं करता, वो तो साइक्लोस्पोरिन ए का काम है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 18 नंबर को देखेंगे। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ट्राइकोडर्मा। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है और वो भी ट्राइकोडर्मा से रिलेटेड। पहला कह रहा है इट इज अ फ्री लिविंग फंगस स्टेटमेंट, दूसरा इट इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया, या तो ये फंगी होगा या तो ये बैक्टीरिया होगा, ये फंगी है, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन है, इट इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरियम। ट्राइकोडर्मा फंगी है, बैक्टीरिया नहीं है, तो इनकरेक्ट इसमें से तो इसी दोनों में आपको समझ में आ गया, या तो कोई फंगी होगा या कोई बैक्टीरिया होगा, दोनों तो हो नहीं सकता है कि नहीं, तो फंगी है तो ये बैक्टीरिया तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो चलिए इट इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरियम, दिस इज अ करेक्ट आंसर। इसमें क्यों क्या पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन है, तो इनकरेक्ट कौन है इसमें, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट, 18 नंबर। ठीक है, चलिए 19 की ओर हम लोग मूव करेंगे। 19 को हम लोग देखेंगे, किसी को कोई दिक्कत इसमें होगा तो पूछ लीजिएगा। 19 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स माइकोराइजा। ठीक है ना, ग्लोमस, ट्राइकोडर्मा, ईस्ट और पेनिसिलिन, तो क्या इसका आंसर होगा, ग्लोमस। ठीक है ना, ग्लोमस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग टर्म्स माइकोराइजा। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो आगे की ओर हम लोग चलेंगे और आगे के पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोगों को देखना है 20 नंबर के क्वेश्चन को। कह रहा है हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, इसमें से कौन है जो ब्लड सर्कुलेशंस को डिस्कवर किया। पहला ऑप्शन है हिपोक्रेट्स, दूसरा है विलियम हार्वे, तीसरा है लैंडस्टेनर, ठीक है ना, और डी ऑप्शन है इंथोवेन। तो आपको मालूम है कि ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर करने वाला विलियम हार्वे है, तो 20 का बी इज द करेक्ट आंसर, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे और आगे के पॉइंट को हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट हेरोइन। ठीक है ना, इसमें से कौन स्टेटमेंट है जो हीरोइन को लेकर के फॉल्स है, वो हीरोइन जो ड्रग्स में हम लोग पढ़े। इट इज अ डिप्रेसेंट, ठीक है, इट इज टेकन बाय स्नोटिंग और इंजेक्शन, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, और डी है इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोक। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हीरोइन को लेकर के, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोक, है ना, कोकीन को हम लोग कोक भी बोलते हैं, हेरोइन को हम लोग कोक नहीं बोलते हैं। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो आपका 21 का डी। ठीक है ना, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 21 का डी। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे और 22 के को हम लोगों को देखना है। क्या कह रहा है, द स्प्रेडिंग ऑफ सेल्स फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर थ्रू ब्लड टू डिस्टेंट साइट इज कॉल्ड, है ना, तो ट्यूमर सेल सेपरेट होकर के दूसरे जगह मूव कर गया ब्लड के थ्रू, और जहां गया फिर वहां भी ट्यूमर बनाने लगा, इस प्रॉपर्टी को हम लोग मेटास्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो मेटास्टेसिस लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यू प्लास्टिक सेल बोला है, और डी में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन बोला है। तो करेक्ट आंसर जो है मेरे बच्चों वो है आपका मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 23 की ओर हम लोग मूव करेंगे। 23 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एड्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एड्स के लिए इनकरेक्ट है। पहला कह रहा है इट इज अ वायरल डिजीज, इट इज काउज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। सी में कह रहा है देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इंफेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिस्टम,
और डी में कह रहा है इन एड्स देयर इज अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बी लिम्फोसाइट इन एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना, बी लिम्फोसाइट का नंबर नहीं घटता है, टी लिम्फोसाइट का नंबर घटता है। तो 23 का जो आंसर होगा वो डी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर चलेंगे। 24 में कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन लिम्फोसाइट इंटरेक्ट विथ एंटीजन। तो लिम्फोसाइट का एंटीजन के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में होता है। तो ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है बोन मैरो, बी है थाइमस ग्लैंड, सी में है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और डी में है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन इसका करेक्ट आंसर है। 24 को हम लोग देखें। 25 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें आपसे पूछ रहा है ऑटो इम्यून डिजीज कौन है। तो पहला है रीमेटॉइड आर्थराइटिस, बी में है टाइफाइड, सी में है एड्स और डी में है कैंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको मालूम है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जानते हैं ना, अपना इम्यूनिटी अपने बॉडी को ही नुकसान पहुंचाने लग जाता है। इस टाइप के डिसऑर्डर को हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एक एग्जाम्पल रीमेटॉइड आर्थराइटिस भी है ना। तो चलिए 25 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है। चलिए हम लोग मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे आगे की ओर। और आगे जो हम लोगों को देखना है वो है आपका 26 में क्या कह रहा है इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। Which type of antibodies are abundant in colostrum secreted by the mothers during the early days of lactation? ठीक है ना, IgA, IgM, IgG, IgE। तो आंसर क्या होगा? IgA, colostrum is rich in IgA। ठीक है ना, इसलिए बोला जाता है कि इनिशियल डेज में मां का दूध सबसे ज्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि उसमें IgA प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडीज। चलिए आगे की ओर हम लोग चलेंगे। 26 देखे हैं, 27 को हम लोगों को देखना है और इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? अमीबिक डिसेंट्री इंटामीबा हिस्टोलाइटिका, एस्कैरियोसिस एस्कैरिस, फाइलेरिया यूचीरिया बैंक्रॉफ्टी एंड राइनोवायरस न्यूमोनिया। इसमें से इनकरेक्ट कौन है? इसमें से इनकरेक्ट है राइनोवायरस। राइनोवायरस से होता है कॉमन कोल्ड, नॉट न्यूमोनिया। न्यूमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनियाए से या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाए से। ठीक है ना, राइनोवायरस से कॉमन कोल्ड होता है, न्यूमोनिया नहीं होता है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका डी। तो चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे और आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। और आगे का जो आपका क्वेश्चन है वो 28 है। ठीक है ना, 28 को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टाइफाइड। टाइफाइड को लेकर के इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है? तो इट इज काउज्ड बाय वायरस, पहला स्टेटमेंट ही आ गया। और वायरस से टाइफाइड होता नहीं है ना, सैल्मोनेला टाइफी से होता है जो कि बैक्टीरिया है। दिस टाइफाइड फीवर इज कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। नेम ऑफ मेरी मेलोन इज एसोसिएटेड विथ इट, है ना। और इट इज इन इट्स इन्फेक्शन स्टार्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सही है, तीनों स्टेटमेंट BCD सही है, गलत है इसमें ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ये वायरस से नहीं, बैक्टीरिया से होता है, सैल्मोनेला टाइफी से। चलिए हम लोग आगे की ओर क्वेश्चंस को देखेंगे। और आगे आपका 29 पर हम लोग आ चुके हैं। कह रहा है द protein that cotton bollworms are encoded by which gene? Cotton bollworms पहला है जीन CRY1AC, बी ऑप्शन है जीन CRY1AB, सी है जीन CRY2AB और डी है जीन CRY1AC एंड CRY2AB। तो द प्रोटीन दैट कॉटन बोलवॉर्म्स आर इनकोडेड, तो ये आंसर है इसका सही, जीन CRY1AC एंड CRY2AB इज द करेक्ट आंसर। मतलब 29 का डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है ना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा है जो आपसे ना बने, बस आप घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है ना। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि घबरा जाइएगा तो जो क्वेश्चन आता भी रहेगा वो गलत कर जाइएगा, है ना। तो सबसे बड़ा हथियार आपका ब्रेन है, इसको हर स्थिति में शांत रखना होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन मेच्योर इंसुलिन। मेच्योर इंसुलिन, इंसुलिन का स्ट्रक्चर याद कीजिएगा, इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड था, ए बी सी। ए और बी फंक्शनल है, सी फ्री पॉलीपेप्टाइड को आप हटा दीजिए मेच्योर इंसुलिन से, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन सी। इसका कोई काम है ही नहीं, तो पॉलीपेप्टाइड चेन सी मेच्योर में प्रेजेंट नहीं होता है, ए और बी तो होता ही होता है, और ए और बी जुड़ता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। चलिए मेरे बच्चों, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कौन से इसमें टेस्ट में यूज होता है, पीसीआर, एलिसा। पीसीआर क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एलिसा क्या, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। सी में है अल्ट्रासोनोग्राफी और डी में है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो आंसर होगा एलिसा, ठीक है ना, एलिसा इज द करेक्ट आंसर। चलिए मेरे बच्चों, अब हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे, और क्वेश्चन जो अब हम लोगों को देखना है वो है आपका 32। 32 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ मेलेडोगाइन इनकॉग्निसिया इन टोबैको। पढ़ाए होंगे बायोटेक्नोलॉजी नेट्स एप्लीकेशंस में आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है ना। तो यूज ऑफ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, बी है आरएनए इंटरफेरेंस, सी में है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन और डी में है जीन थेरेपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस इज द करेक्ट आंसर। 33 में मेरे बच्चों हम लोग आ चुके हैं। 33, गोल्डन राइस इज रिच इन विच विटामिन। आपको मालूम है, ये सब तो कॉमन क्वेश्चन है। विटामिन ए, गोल्डन राइस किसमें इनरिच्ड है, विटामिन ए में। फ्लेवर सेवर टमाटो भी पूछ देता है एग्जाम में। चलिए, तो when very few bacteria or viruses are present in an infected person, which technique can be used to identify them? जब बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया और वायरस प्रेजेंट है, कौन से टेक्निक को हम यूज करेंगे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए? पहला कह रहा है सीटी स्कैन, नहीं। कंप्यूटर टोमोग्राफी। दूसरा एलिसा टेक्निक, नहीं। एम्पलीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑफ बैक्टीरियम और वायरस बाय पीसीआर, दिस इज द करेक्ट आंसर। एमआरआई है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये भी सही आंसर नहीं है। तो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। सी नंबर आपका। आगे हम लोग चलेंगे, आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। 35 में क्या कह रहा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है प्लाज्मिड ऑफ विच बैक्टीरियम वाज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कोहेन एंड बोयर फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, और किसका है ना, प्लाज्मिड। तो सबसे पहले ई कोलाई ऑप्शन में है, हीमोफिलस है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस और सेल्मोनेला टाइफीमीडियम। तो आंसर होगा सेल्मोनेला टाइफीमीडियम। साइंटिस्ट का नाम कोहेन एंड बोयर, याद रखिएगा। 35 का जो डी आंसर है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग मूव करेंगे। कह रहा 36 में विच एंजाइम लिंक्स द जीन टू द वेक्टर। डीएनए पॉलीमरेज, जोड़ने का काम आएगा ना, जोड़ने का काम बताए थे ना, डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, रेस्ट्रिक्शन पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज। लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोला जाता है, ग्लू जोड़ने का काम करता है। मॉलिक्यूलर सीजर है आपका कौन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। चलिए 36 का करेक्ट आंसर हम लोग देख चुके हैं, 36 को हम लोग समझे हैं। आगे चलेंगे 37 नंबर पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। ये सब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना। इको आर आई हिन सेकेंड साई 1 बाम H1, हिन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, और 37 का बी जो है मेरे बच्चों वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। कह रहा है इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव टुवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स। आपको मालूम है डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव मूव करेगा किधर की ओर, पॉजिटिव की ओर। तो पॉजिटिव कौन है इसमें से, एनोड। पहला ऑप्शन था कैथोड, बी है एनोड, टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड, नॉट टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड। आंसर होगा एनोड, क्योंकि एनोड पे होता है पॉजिटिव, एनोड है ना। और डीएनए पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। कहीं पर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे की ओर हम लोग मूव करे हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिक्वायर्ड इन क्लोनिंग वेक्टर। इसमें से कौन सा फीचर है जो क्लोनिंग वेक्टर में रिक्वायर्ड नहीं है? पहला कह रहा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए,
क्लोनिंग साइट भी चाहिए। डी में क्या है, ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेलेक्टेबल मार्कर, ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेलेक्टेबल मार्कर, ये इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिक्वायर्ड इन क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर में कौन सा फीचर नहीं है, तो ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेलेक्टेबल मार्कर, ये आंसर होगा। 40 पर हम लोग आ चुके हैं, इजी क्वेश्चन है बहुत सारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलाइज फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल, एनिमल सेल में हम लोग डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए किसको यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, गलत। रेट्रोवायरस, जीन गन, ऑल ऑफ द एबव, आंसर होगा रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस इज द करेक्ट आंसर, रेट्रोवायरस इसका मेरे बच्चों करेक्ट आंसर होगा। कभी भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन इजी है तो बस देखते हुए मेरे बच्चों चलते जाना है। 41 कह रहा है विच एंजाइम यूज्ड, विच एंजाइम इज यूज्ड टू प्रोसेस ए बैक्टीरियल सेल टू ऑब्टेन इट्स डीएनए, बैक्टीरियल सेल को किससे, सेल्यूलोज, पेक्टिनेज, लाइसोजाइम, काइटिनेज, लाइसोजाइम इज द करेक्ट आंसर। किस एंजाइम से ट्रीट करेंगे बैक्टीरियल सेल को, है कि नहीं तो लाइसोजाइम इज द करेक्ट आंसर। 42 की ओर हम लोग मूव कर चुके हैं। 42 देखेंगे क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएजेस, इसमें कौन सा स्टेटमेंट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज को लेकर के गलत है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज आर ए टाइप ऑफ एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएजेस क्लीव डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। सी में कह रहा है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएजेस सीक्वेंस इन डीएनए रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक साइट, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, और ये स्टेटमेंट गलत है। एंजाइम एम्प्लीफिकेशन में आप देखे थे ना, टैग पॉलीमरेज का यूज कर रहे थे, थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज, ना कि हम लोग यूज कर रहे हैं किसको, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएजेस को। तो ये इसका आंसर होगा। इसमें पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट, तो ये डी जो है 42 का इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलेंगे। 43 पे आ चुके हैं, कह रहा है 43 को देखिएगा क्या कह रहा है, विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और पहला ऑप्शन है पार्थेनोकार्पी, बी ऑप्शन है एपोमिक्सिस, सी में है डॉर्मेंसी, और डी में है पॉलीइम्ब्रॉयनी। पार्थेनोकार्पी का तो आप मतलब जानते हैं, है कि नहीं, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट जो है ना विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, और यही है इसका आंसर। क्या कह रहा है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन मिमिक किसको कर रहा, सेक्सुअल को, क्योंकि सीड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो 33 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर हम लोग मूव करेंगे। 44 नंबर को देखेंगे, कह रहा है थैलमस डज नॉट प्ले रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट, अगर ओवरी को छोड़ करके किसी और पार्ट से फ्रूट डेवलप करता है तो हम उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। इसमें एप्पल फॉल्स है, स्ट्रॉबेरी है, कैस्यू है, इसमें टोमेटो ट्रू फ्रूट है, ये थैलमस से डेवलप नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा डी, 44 का डी। आगे चलिए 45 को हम लोग देखेंगे। 45 में कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड द डेवलपिंग एम्ब्रायो डज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम द एंडोस्पर्म, ठीक है ना, मतलब इसमें पूछ रहा है आपको कौन है यहां पर जिसमें एंडोस्पर्म्स कंप्लीटली कंज्यूम दी, डज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम दी एंडोस्पर्म, है कि नहीं, तो पी में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, ठीक है ना, नॉन एंडोस्पर्मिक है। ग्राउंड नट में भी कंप्लीटली कंज्यूम, और बीन में भी कंप्लीटली कंज्यूम, तो डज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम, मतलब इसमें पूछ रहा है आपको कौन है एंडोस्पर्मिक सीड, तो एंडोस्पर्मिक सीड है आपको इसमें कोकोनट, बाकी सब तो नॉन एंडोस्पर्मिक है। आगे चलेंगे 46 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, इसमें हम लोगों को देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, जाइगोट, एम्ब्रायो, स्क्यूटुलम, कॉटिलिडन ऑफ ग्रास फैमिली, यूका स्पीसीज ऑफ अ मॉथ, और एम्ब्रायो सैक 2 और 3 सेल्ड। एम्ब्रायो सैक आपको मालूम है कि नहीं, इसमें हम लोग देखें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेजेज है, तो इनकरेक्टली मैच है 46 का कौन, डी। चलिए आगे की ओर हम लोग मूव करेंगे, 47 को देखेंगे, और 47 में क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक प्लांट पॉलिनेशन डज नॉट अकर थ्रू वाटर, पॉलिनेशन इसमें से
किस में वाटर के थ्रू नहीं होता? पहला है हाइड्रीला, बी में जोस्टिडा, सी में है वाटर हायासिंथ और डी में है वैलिसनेरिया। नाम सुनकर के लगेगा वाटर हायासिंथ का कि इसमें पॉलिनेशन वाटर से होता होगा, नहीं। वाटर हायासिंथ ही आइकॉर्निया क्रैसिपस है। आप उसके फ्लावर को देखिएगा, वो बाहर की ओर निकल मतलब बाहर रहता है ना, सरफेस से बाहर रहता है, वाटर सरफेस से। तो उसमें पॉलिनेशन या तो इंसेक्ट से है या विंड से है कि नहीं? तो वाटर का इसमें रोल नहीं है। वाटर हायासिंथ इज द करेक्ट आंसर। चलिए 48 पर हम लोग आएंगे। कह रहा है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट? वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, मतलब प्लांट सेम है, फ्लावर अलग अलग है। ऑटोगैमी में क्या था? फ्लावर भी सेम था, है ना, उसी के बीच में हो रहा था। इसमें डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, और इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं जिटनोगैमी। ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। 49 पर देखेंगे। 49 पे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द अबाउट ह्यूमन टेस्टिस? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, यहां पर फॉल्स कर लीजिएगा, है ना, कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन स्क्रोटम, सही है। बीइंग द स्क्रोटम हेल्प्स इन कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस हाई, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बाकी सारा का सारा सही स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ये नॉट करेक्ट अबाउट द ह्यूमन टेस्टिस। चलिए आगे की ओर चलेंगे। 50 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा पेयर है इनकरेक्ट? पहले कह रहा मेल जर्म सेल, बिल्कुल। स्पर्मेटोगोनिया, इंटरस्टिशियल सेल एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करता है। फर्टिलाइजेशन एम्प्लोडी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और फॉर्मेशन ऑफ हर्ट लिखा है बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में नहीं, ये तो फर्स्ट मंथ के एंड में ही फॉर्मेशन हो जाता है, समझ रहे हैं ना? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी फर्स्ट मंथ में ही ये फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट मैच हो चुका है। तो 50 का आंसर होगा डी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 51 पर आ चुके हैं। कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? स्पर्मेटोगोनिया से बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ। फिर कह रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, ये गलत है। सी भी इसमें पहले ही आंसर सही आ गया है, स्पर्मेटोगोनिया है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, फिर स्पर्मेटिड है और फिर स्पर्मेटोजोआ है। ये करेक्ट सीक्वेंस है। आप देखे भी होइएगा जब हम आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाए होंगे कि कैसे स्पर्मेटोगोनिया में डिवीजन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ। चलिए 51 की ओर हम लोग चलेंगे। कह रहा है 52 की ओर, व्हाट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन मेंस्ट्रुअल साइकिल, बी में कह रहे हैं मेनार्क, सी में कह रहे हैं मीनोपाउज और डी में स्ट्रेस साइकिल। तो हम लोग उसको मेनार्च कहते हैं। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, मीनोपाउज जो खत्म हो गया, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट होता है तो उसको बोलते हैं मीनोपाउज। यहाँ पर मेनार्च इज द फर्स्ट आंसर, और 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा, बी। ठीक है ना? चलिए 52 को हम लोग देख चुके हैं। 53 पर आएंगे। Which of the following is used to detect the presence of various genetic disorder in the embryo? है कि नहीं? एम्ब्रायो में जेनेटिक डिसऑर्डर को हम लोग पता करने के लिए कौन सा इसमें से यूज करते हैं? सीटी स्कैन, एमआरआई, पीसीआर, एमनियोसिंथेसिस। तो मेरे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एमनियोसिंथेसिस। डी इज द करेक्ट आंसर। 53 का जो आंसर है वो डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे की ओर हम लोग मूव करेंगे। आगे में कह रहा है, Which of the following is not a reason for increasing population of a country? इसमें से कौन सा है जो पॉपुलेशन इंक्रीज का कारण नहीं है? पहला कह रहा है ए रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। डेथ रेट घट रहा है तभी तो पॉपुलेशन भी इतना बढ़ गया। डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी कारण है पॉपुलेशन इंक्रीज का। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है, ये भी कारण है पॉपुलेशन का इंक्रीज होने का। लेकिन डी कह रहा है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आर्ट तो हम लोग इसलिए करते हैं ना कि जो फर्टाइल कपल नहीं है, है ना, जो कपल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं चाइल्ड, वो बेचारे किसी तरह से चाइल्ड प्रोड्यूस कर पाए, उसके लिए आर्ट है। ठीक है ना? तो इसका आंसर जो होगा वो 54 का डी होगा। डी डी इज द करेक्ट आंसर 54 का।
चलिए आगे की ओर हम लोग मूव करेंगे। 55 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्शन इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ट्राइकोफाइट्रोन, न्यूमोनिया, गोनोरिया और टाइफाइड। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसमें से कौन है? गोनोरिया। गोनोरिया जो है इसमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, याद रखिएगा 55 का सी। ठीक है, चलिए 56 पे हम लोग आ चुके हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन इट्स लाइफ स्पैन, इसमें से कौन है जो अपने लाइफ स्पैन में एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है? बैम्बू है, बर्ड्स है, गुआवा है, मंकी है। तो आंसर क्या होगा? बैम्बू ट्री। एक बार क्वेश्चन पूछा था ना 12 साल पे एक बार कौन फ्लावरिंग करता है, तो वो है एस्ट्रोबिलेंथस कुंथाइना, नीला कुरंजी बोलते हैं। ठीक है, यहां पर आंसर क्या है? 56 का ए, बैम्बू ट्री, याद रखिएगा। आगे की ओर हम लोग मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंट्रोल ओपेनसिया इन ऑस्ट्रेलिया? ठीक है ना, तो यहां पर है कौन हम लोग ओपेनसिया को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज किए थे? मतलब ऑस्ट्रेलिया में यूज किया गया था ए टाइप ऑफ मॉथ, बी ऑप्शन है गेम्बूसिया, सी में है ट्राइकोडर्मा और डी में है बैक्यूलोवाइडस। तो मॉथ को हम लोग यूज किए थे किसको कंट्रोल करने के लिए? ओपेनसिया को कंट्रोल करने के लिए। तो 57 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है। चलिए 57 के बाद हम लोग 58 में आ चुके हैं। 58 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ प्रीडेशन, इसमें से कौन सा है जो प्रीडेशन का रोल नहीं है? एक्ट एज कंड्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर, बिल्कुल है इसका रोल। कीप्स प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी, और डी में कह रहा है इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग कंपीटिंग प्रे स्पीसीज। ये इंटेंसिटी कॉम्पिटिशंस का बढ़ाता नहीं है, ये तो और घटाता है। ठीक है ना, तो इसमें से पूछ रहा है नॉट रोल ऑफ प्रीडेशन, तो ये इसका आंसर होगा 58 का डी। आगे की ओर हम लोग मूव करेंगे। 59 में क्या कह रहा है देखिए, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड in which of the fitness of one species, what is the process called in which the fitness of one species decreases in the presence of another species? एक स्पीसीज का फिटनेस दूसरे स्पीसीज के प्रेजेंस से फिटनेस घट जाता है, वो किस में होता है? कंपटीशन में, है ना, प्रीडेशन में, पैरासिटिज्म में, म्यूचुअलिज्म में नहीं, किस में? कंपटीशन में। तो 59 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है। आगे हम लोग चलेंगे आराम से, देखिए 60 में क्या कह रहा है? The interaction between population of clownfish and sea anemone is an example of। clownfish और sea anemone, sea anemone के ऊपर में जाकर के उसके टेंटिकल्स पे clownfish बैठ जाता है, जिससे उसको कोई फिश और दूसरा फिश कोई नहीं खा पाए। तो इसमें sea anemone को कोई फायदा नहीं है ना। और बच कौन जा रहा है? clownfish। तो एक तो न्यूट्रल है, एक को प्रॉफिट है। इस तरह के रिलेशनशिप को हम कॉमेंसलिज्म कहते हैं, कॉमेंसलिज्म। तो 60 का जो आंसर होगा वो होगा कॉमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म। 61 पे हम लोग चलेंगे। द टोटल नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज अकॉर्डिंग टू IUCN, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अकॉर्डिंग क्या? स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज, ठीक है ना। द टोटल नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज, बी कह रहा है स्लाइटली मोर देन 2.7 मिलियन, गलत। मोर देन 7 मिलियन और 20 to 25 मिलियन, गलत। स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 61 का वो जाएगा ए, याद रखिएगा ए। आगे की ओर मूव किए। 62, वेयर वॉज द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 हेल्ड? कहां पर? रियो डी जेनेरो, गलत। 1992 में यहां हुआ था, जोहान्सबर्ग, ठीक है ना। न्यूयॉर्क है और पेरिस, कहां पर हुआ है? जोहान्सबर्ग में। चलिए आगे चलेंगे। 63 में कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नैरोली यूजफुल आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। 2-3 हम लोग रोल देखे थे। पहला था नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली था, इथिकल था। तो इसमें नैरो का कौन सा? काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द नेचर, बी में मेजर रोल इन इकोसिस्टम, सी में है पॉलिनेशन और डी में एस्थेटिक प्लेजर। तो इसका जो नैरोली यूटिलिटेरियन होगा वो काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम नेचर। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, है ना, बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन।
ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से इसमें से कौन सा एक्सटिंक्ट हो गया? पहला है गोल्डन टोड, है ना, उसके बाद चिचिड फिशेस, सेटलर्स सी का और एबिंगडॉन। तो इसमें ओवर एक्सप्लॉइटेशन से जो गायब हो गया वो सेटलर्स सी का रसिया, याद रखिएगा। आगे की ओर हम लोग चलेंगे। 65, व्हाट इज द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया? ठीक है ना, लैंड है इंडिया के पास 2.4% ही, और ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितना? 8.1%। तो इसका आंसर क्या होगा? 8.1% इज द करेक्ट आंसर। 8.1, 65 का बी। आगे हम लोग चलेंगे, 66 को देखेंगे। कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? व्हाट इज द रेट? रेट पूछ रहा। तो हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? प्रोडक्टिविटी नहीं, क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। जीपीपी में से रिस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर देंगे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाता है, ठीक है ना। और फिर आपका हम लोग आगे की ओर से देखे हैं तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसका आंसर होगा। 66। 67 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन? इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व नहीं है? फ्रेगमेंटेशन है, लीचिंग है, एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म नहीं है, एनाबॉलिज्म नहीं होगा। तो इसका आंसर जाएगा 67 का सी। सी इज द करेक्ट आंसर, 67 का सी। चलिए लास्ट पे हम लोग लगभग आ चुके हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR प्लांट्स कैप्चर? 50%, 2 to 10%, सी में है 10% और मोर देन 50%। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है 2 to 10%। 68 का बी, बी इज द करेक्ट आंसर, 68 का बी। चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। 69, द डेट्रिटस फूड चेन बिगिंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? पहले डेट्रिटस फूड चेन, ग्रेजिंग पढ़े थे ना, ग्रेजिंग फूड चेन पढ़े थे, डेट्रिटस फूड चेन पढ़े थे। तो विथ कैप्चर ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर, आफ्टर फीडिंग बाय सेकेंडरी कार्निवोर्स, और डी है आफ्टर फीडिंग बाय हर्बीवोर्स। तो इसमें क्या आंसर होगा? विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेट्रिटस फूड चेन कहां से शुरू होता है? विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो 69 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 70 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट सहेली? सहेली है ओरल कंट्रासेप्टिव है, इसको लेकर के कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? कंट्रासेप्टिव पिल्स फॉर फीमेल, सही बात है। नॉन स्टेरॉइडल, बिल्कुल सही है ना। CDRI इसको डेवलप किया था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। वंस अ वीक पिल, ठीक है ना, एक सप्ताह में एक बार है। और है डी पिल्स टेकन कंटिन्यूसली फॉर 21 डेज, नहीं। जब वंस अ वीक पिल है तो हर दिन कैसे हम इसको यूज करेंगे, है कि नहीं? तो इसमें स्टेटमेंट कौन गलत है? डी, 70 का डी। चलिए इसमें जो आंसर है वो आपका 70 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो इसके साथ हम लोग मॉडल पेपर जो 2025 का रिलीज किया था बिहार बोर्ड, उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। आप अपने पढ़ाई को जैसे पढ़ रहे हैं वैसे कंटिन्यू रखिए, मेहनत करते रखिए, और जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा रिजल्ट आपका अच्छा होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। आपको लगेगा, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे ही जीत है। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए, जैसे मेहनत कर रहे हैं मेहनत करते रहिए, रिजल्ट अच्छा होगा ही होगा।